नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम बेटा अपनी वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम के बड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम अपना पूरा सिलेबस करेंगे। तो बेटा पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटा देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम के जो हमारे बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, कहानी और नाटक में क्या समानता होती है। यानी कि बेटा नाटक और कहानी को किस तरह हम एक जैसा समझ सकते हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों में समान होती हैं। तो बेटा फर्स्ट कहता है ये कहानी का केंद्र बिंदु होता है, उधर से बेटा नाटक में भी होता है। तो अलग अलग ही हम उनको डिफाइन करेंगे, एक तरफ कहानी लिखेंगे एक तरफ नाटक लिखेंगे। तो बेटा फिर कहता है कहानी में एक कहानी होती है और नाटक में भी बेटा नाटक भी एक कहानी पर ही आधारित होता है। फिर कहता है कहानी में पात्र होते हैं तो नाटक में भी पात्र होते हैं। कहानी में शामिल हो रहे हैं, नाटक में भी समझ होती है। यानी कि बेटा कहानी में भी समझ होती है और नाटक में भी समझ होती है। ये शामिल की जगह यहाँ समझ आएगा। कथानक का विकास होता है। यानी कि बेटा कथानक का विकास कैसे, जैसे कहानी होती है बेटा वो क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में उसकी प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। फिर कहता है कहानी में संवाद होते हैं तो बेटा नाटक में भी होते हैं। फिर कहता है कहानी में पात्रों के माध्यम से द्वंद्व होता है तो बेटा नाटक में भी होता है। नाटक में भी एक उद्देश्य निहित होता है तो कहानी में भी होता है। कहानी में चरमोत्कर्ष होता है तो नाटक में भी होता है। तो बेटा ये हमारी थी समानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसके अंदर पूछ रखा अंतर के भी कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर अंतर क्या दे रखा है, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजनपूर्ण चित्रण किया जाता है। यानी कि बेटा जो कहानी होती है वो पढ़ने के लिए बनाई जाती है और जीवन के किसी एक अंक पर वो आधारित होती है। वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करती है। जबकि जो नाटक होता है बेटा वो गद्य की विधा है और जिसका मंच पर प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि बेटा अभिव्यक्ति और माध्यम में जो हमारे नाटक हैं वो स्टेज पर मंच के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले हैं। जैसे स्कूल में हम स्किट वगैरह करते हैं तो वो हमारे नाटक ही होते हैं। फिर कहता है कहानी का संबंध लेखक और लेख से होता है, जबकि जो नाटक होता है बेटा उसका संबंध लेखक, निर्देशक, दृश्य और प्रसंगों से होता है। ठीक है। फिर कहता है कहानी कही या पढ़ी जाती है, जबकि जो नाटक होता है बेटा वो मंच पर प्रदर्शन उसका किया जाता है और देखा जाता है, उसके अंदर दर्शकों की जरूरत होती है। फिर कहता है कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत के आधार पर जोड़ी जाती है। तो बेटा नाटक क्या होता है, उसको दृश्यों के आधार पर विभाजित कर लिया जाता है। कहानी में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश का महत्व नहीं होता, जबकि नाटक में बेटा मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश की व्यवस्था होती है। एक इसके अंदर हमारा पॉइंट आ सकता है बेटा कहानी की जो समय सीमा है वो हमारी निर्धारित नहीं होती, जबकि नाटक की हमारी समय सीमा निर्धारित होती है। क्योंकि कहानी को हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, जबकि जो नाटक है बेटा जिस समय आपको दिखाया जाता है आपको उस समय ही देखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जो कहानी है बेटा वो नाटक के रूप में कैसे उसको बदला जा सकता है। तो कहता है कहानी की कथा को समय और स्थानीय आधार पर विभाजित किया जाता है। सेकंड कहता है कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। कथा से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बेटा जो कहानी है हमारी उसके अंदर कैसा वातावरण है उस वातावरण के अकॉर्डिंग उस कहानी को ढालना पड़ता है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो मंच के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो बेटा ध्वनि भी अच्छी होनी चाहिए और प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए वहाँ पर। फिर कहता है कथा के समान मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाता है। जैसी स्टोरी होती है बेटा मंच सज्जा भी आपकी उसी प्रकार की होती है, उसी से जुड़ी हुई होती है। संगीत का प्रबंध भी उसी के अनुसार किया जाता है। वर्णों के द्वंद्वों को सम्मिलित करते हुए सम्मिलित किया जाता है। यानी कि बेटा वर्णों के द्वंद्व
जो हमारे टकराहट होती है तो बेटा उसके अंदर उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है संवादों को अभिनय के समान स्वरूप प्रदान किया जाता है। फिर जो संवाद होते हैं बेटा वो अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। फिर कहता है समन्वय को कार्य के समान स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बेटा यानी कि जब हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमें किन किन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो बेटा देखिए इसके अंदर फर्स्ट दे रखी है, सबसे पहले समस्या कहानी के पात्रों के मनोभाव को कहानीकार द्वारा प्रस्तुतिकरण या मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रदर्शन में दिखाई देती है। पात्रों के द्वंद्वों को दिखने में समानता बनाए रखने में समस्या दिखाई देती है। यानी कि बेटा जो द्वंद्व उनके अंदर जो टकराहट होता है उसके अंदर समानता बनाए रखनी पड़ती है, तो वो कितने लंबे समय तक हम उसको दिखा सकते हैं। संवादों को गेमिंग रूप प्रदान करने से समस्या आती है। यानी कि बेटा एक गेम का रूप उनको देना पड़ता है, तो वो किस रूप में देंगे हम, उसकी समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। फिर कहता है संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या होती है। तंत्र को प्रदर्शित करने के समान बनाने में समस्या होती है। यानी कि बेटा कहानी तो एक पढ़ने के लिए बनाई जाती है, जबकि जो नाटक है बेटा उसको हमें प्रदर्शित करना होता है। तो उस कहानी को प्रदर्शित करने के लिए हमें उसके अनुसार जो तंत्र हम प्रयोग करते हैं तो उनका भी हमें प्रबंध करना पड़ता है, जो एक समस्या बन जाती है। नेक्स्ट कहता है कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बेटा फर्स्ट कहता है ये कोटक के अनुसार ही दिखाए जाने वाले दृश्यों को दिखाया जाना चाहिए। यानी कि बेटा जो कहानी है उसके अंदर जो हमारे होते हैं, कहानी जो होती है तो बेटा वो एक ही स्थान पर घटित घटनाओं के आधार पर उनको दृश्यों में बांट लिया जाता है। फिर कहता है नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार किया जाता है। यानी कि जो नाटक होता है बेटा वो हमारा दृश्यों के अंदर बांटा जाता है, तो दृश्य हमारे पहले से ही विभक्त हमें करने पड़ते हैं, कौन सा दृश्य कितने टाइम तक और किस स्थान से जोड़कर उसको दिखाया जाएगा, तो खाका आपको पहले तैयार करना पड़ता है। फिर कहता है गेमिंग इंटरेक्शन की कहानी के मूल इंटरेक्शन के साथ मेल होना चाहिए। यानी कि बेटा जैसे संवाद होते हैं वो गेम के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाएंगे, तो बेटा उसकी जो मूल इंटरेक्शन जो हमारा अभिनय वो भी उसके साथ तालमेल होना चाहिए। फिर कहता है कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि बेटा जैसे वो कहानी के संवाद तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में हम दिखा सकते हैं, लेकिन नाटक के अंदर उनको हमें एक स्थान पर दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, नाम प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होना चाहिए ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आ जाए। संचार अधिक लंबा और अबू नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कहानी के पात्रों को नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार बदला जा सकता है। यानी कि बेटा जो कहानी के पात्र हैं हम उनको नाटक में अभिनय करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट कहता है नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता के नाटक के पात्रों को मेल किया जाना चाहिए। यानी कि बेटा जो दृश्य दिखा रहे हैं हम, तो बेटा उनके नाटकों के जो पात्र हैं उनके साथ उनका मेल किया जाता है। फिर कहता है पात्रों की भाव भंगिमाओं तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बेटा जो पात्रों के हाव भाव जो होते हैं उनका व्यवहार जो होता है, तो जो उनको रोल मिलता है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर कहता है पात्रों की घटनाओं के समान मनोभाव को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। यानी कि बेटा जो पात्र हैं वो घटनाओं के साथ अपने मन के भाव को भी प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। फिर कहता है पात्र के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि बेटा जैसी उसको भूमिका मिलती है उसके अनुरूप हमें पात्रों का चित्रणों का चुनाव करना चाहिए। पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए। यानी कि बेटा मंच आपसी मेल मिलाप, ठीक है, उसको बोलते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे करते हैं। यानी कि बेटा जो एक कहानी है वो दृश्यों के अंदर कैसे विभक्त की जाती है। तो फर्स्ट कहता है ये कहानी की कथा कविता को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके दृश्य बनाए जाते हैं। ठीक है।
फिर कहता है प्रत्येक दृश्य कोटा के अनुसार बनाया जाता है। एक स्थान और समय पर घटित होने वाली घटना को एक दृश्य में लिया जाता है। यानी कि बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी उनको स्थान के अनुसार बांट लिया जाता है, तो एक स्थान पर जितने भी हमारे दृश्य विभक्त होते हैं उनको एक दृश्य के अंदर नाटक में डाल देते हैं। फिर कहता है दूसरे स्थान और समय पर होने वाली घटना को अलग दृश्यों में देखा जाता है। दृश्य विभाजन करते समय कथाक्रम और विकास का भी ध्यान रखा जाता है। कथाक्रम होता है बेटा कहानी का क्रमिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। यानी कि बेटा सिनेमा और रंगमंच तो हमारी एक चीज होगी जो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होगा। एक आपका होता है परोक्ष रूप रेडियो का, ठीक है, जिसको आप सुन सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है सिनेमा और थिएटर में एक कहानी होती है। इनकी कहानी का प्रारंभ, मध्य और अंत भी होता है। ये करैक्टर होते हैं, चित्रण होते हैं इनके अंदर। इनमें से वर्णों के परस्पर संवाद होते हैं। फिर कहता है इनमें से वर्णों का परस्पर द्वंद्व होता है और अंत में समाधान भी होता है। यानी कि बेटा जैसे आप कोई भी सिनेमा देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो बेटा उसके अंदर जो पात्र होते हैं उनके बीच में लड़ाई भी होती है और अंत में उनका समाधान भी हो जाता है और वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कहता है इन पात्रों के संवादों के माध्यम से कहानी का विकास होता है। ठीक है, यानी कि बेटा जो पात्रों के संवाद होते हैं उसके माध्यम से कथाक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। रेडियो नाटक में क्या होता है, रेडियो नाटक में भी एक कहानी तो होती है, उसके अंदर भी मध्य है, शुरुआत, मध्य और अंत होता है। इसमें भी गुण होते हैं, यानी कि बेटा चरित्र चित्रण इसमें भी होते हैं। इसमें भी वर्णों के परस्पर संवाद भी होते हैं। ठीक है, और पात्रों का द्वंद्व भी दिखाया जाता है, उनकी प्रस्तुति भी की जाती है और उनका समाधान भी होता है। फिर कहता है इनमें से भी पात्रों के संवादों के माध्यम से कथाक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि बेटा जो हमारी समानताएं हैं, जो चीज़ दोनों में एक जैसी होती है उनको हम समानताएं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है बेटा कि भी जो हमारे कहता है सिनेमा, थिएटर और रेडियो नाटक में कई समानताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। सिनेमा और रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। रेडियो नाटक का एक श्रव्य माध्यम है। इसके अंदर मीन्स बेटा इसके अंदर ये अंतर बता रखे हैं आपके। ठीक है, कुछ असमानताएं भी होती हैं, ये हमारी असमानताएं होती हैं। फिर इनमें व्यू होते हैं लेकिन इसके अंदर दृश्य नहीं होते। ठीक है, इन प्लेटफार्म सज्जा और गवर्नमेंट सज्जा का बहुत महत्व होता है, लेकिन इसमें उन साज सज्जा का कोई महत्व नहीं होता रेडियो नाटक में। ना इसमें पात्रों की भाव भंगिमाओं की आवश्यकता होती है बेटा रेडियो नाटक में, जबकि उसके अंदर होती है। इन कहानियों को पात्रों की भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसमें कहानी को रेडियो नाटक में क्या बेटा ध्वनि प्रभाव और संवाद के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। इसमें ध्वनि प्रभाव मुख्य होता है रेडियो नाटक के अंदर। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमें ध्वनि के माध्यम से पहुंचाना होता है। ये हमारी असमानताएं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। ये कहता है रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। रेडियो नाटक में पूछ रहा है, तो बेटा रेडियो नाटक में मुख्य रूप से हमारे संवाद और ध्वनि होती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कहानी एक घटना मुख्य न हो। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी को थोड़ी देर में ही अबू बना देता है। अबू होता है बेटा उबाऊपन। ठीक है, उससे जो हमारा श्रोता होता है वो ऊब जाता है। जैसे हमारा कोई भी दृश्य है बेटा वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर घटित होता हुआ दिखाई देता है, तो वो ध्वनि के माध्यम से हम कितनी देर तक श्रोता को हम बेटा बिजी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो ऊब जाता है बार बार इसी तरह की चीज़ें देखने सुनने से। तो इसीलिए कहता है कि भाई उससे हमारा जो श्रोता होता है वो ऊब जाता है, जिसे कुछ देर से दर्ज किए गए कारण पसंद नहीं करते। इसलिए नाटक की कहानी में कई घटनाएं हो सकती हैं, यानी कि कई स्थानों के दृश्य उसके अंदर बताए जा सकते हैं। फिर कहता है अवधि सीमा। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की है। यानी कि बेटा वो एक जगह इतने टाइम तक ही बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा के अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए।
फिर कहता है वर्णों की सीमित संख्या, रेडियो नाटक में वर्णों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यानी कि बेटा वर्ण इसके अंदर कह रहा है ये पात्रों को कि भाई जो पात्र संख्या वो हमारी इसके अंदर सीमित होनी चाहिए, ज़्यादा पात्र नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रोता उनके बेटा नाम याद नहीं रख पाता, उनकी आवाज़ नहीं पहचान पाता। ठीक है, तो फिर कहता है इसमें पात्रों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें संदर्भ केवल ध्वनि के ही वर्णों को याद रखना होता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो उन्हें याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव और संवाद का क्या महत्व होता है। तो बेटा रेडियो नाटक में मुख्य भूमिका हमारी इन्हीं की होती है। तो रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी सूचनाएं संचार के माध्यम से प्राप्त होती हैं। फिर कहता है वर्णों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों द्वारा ही प्रकट होती हैं। ठीक है, नाटक का पूरा संवाद पर ही आधारित होता है। यानी कि बेटा जो नाटक का विकास होता है वो संवाद के माध्यम से ही हो पाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है इसमें ध्वनि प्रभाव और संवादों के माध्यम से ही कथा को दस्तावेजों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि बेटा अंत तक संवाद के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। फिर कहता है संवादों के द्वारा ही लिंक्स को संदेश दिया जाता है। यानी कि बेटा संवादों के माध्यम से ही जो हमारे श्रोता होते हैं उनको संदेश पहुंचाया जाता है। अब ये कहता है रेडियो पर रेडियो नाटक की शुरुआत किस प्रकार हुई थी। यानी कि बेटा जो रेडियो के ऊपर नाटक प्रसारित किए जाते हैं तो वो कैसे उनको विकसित किया था। तो कहता है आज से कुछ दशक पहले रेडियो ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। उस समय टेलीविज़न, सिनेमा, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय में घर बैठे ही रेडियो ही मनोरंजन का सबसे आसान और दुर्लभ साधन था। फिर कहता है रेडियो पर समाचार आते थे, इसके साथ साथ कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी नियमित रूप से प्रसारित होते थे। रेडियो पर संगीत और खेल की आंखों देखा हाल बताया जाता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की अधिकता होती थी। धीरे धीरे रेडियो पर नाटक भी प्रस्तुत होने लगे। तब रेडियो नाटक टीवी धारावाहिक और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू हो रहे थे। ये लघु नाटक भी होते थे और नाटक के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। हिंदी साहित्य के सभी बड़े बड़े लेखक साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो बच्चों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय रेडियो के लिए नाटक लिखने के लिए एक समान बात देखी गई थी। इस प्रकार रेडियो नाटक के अंदर रुचि बढ़ने लगी। रेडियो नाटकों ने हिंदी और अन्य भारतीय आकाश गंगाओं की नाट्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो नाटक के तत्वों का संक्षिप्त रूप से विवेचना कीजिए। यानी कि बेटा इसके अंदर रेडियो नाटक के तत्व पूछ रखे हैं, या हम ये कहें कि भी जो रेडियो नाटक है वो बेटा किन तत्वों, उसके अंदर कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। तो बेटा इसके अंदर फर्स्ट हमारी आती है भाषा, कि भी जो रेडियो है उसका मूल आधार क्या होता है बेटा, भाषा। यही सुनने और बोलने का कार्य करता है। इसी से कठिन एवं जटिल रेडियो नाटक और संवाद संयोजन हो जाते हैं। इसे 3 भागों में स्वीकार किया जाता है। तो बेटा फर्स्ट कहता है कथोपकथन। कथोपकथन होते हैं बेटा तर्क वितर्क। यानी कि जैसे रेडियो से 2 प्रमुख संबंधित तत्व होते हैं, कथोपकथन और कथन का कथन। यानी कि कथोपकथन रेडियो को संकेत की दृष्टि से दिखाई देता है और आर्क उसे गति प्रदान करता है। यानी कि बेटा एक कथन जब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हमारा दूसरा चलेगा, तो वो उसको गति प्रदान करता रहता है। ये रेडियो के नाटक के पात्र और उनके दिमाग की अंतर्दृष्टि के बारे में है। इन सीमित दस्तावेजों से गति प्राप्त होती है और अटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि बेटा जो श्रोता होते हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। फिर कहता है राष्ट्रीय लेखों के क्रियाकलापों का निर्माण प्रदान करता है और विभिन्न घटनाओं विवश लेखों की श्रृंखला में संकेत का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ध्वनि प्रभाव। तो बेटा जैसे रेडियो नाटक ध्वनि के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर ये कहता है आवाज़ जैसे तरह के वातावरण को बनाने में सहायक होता है, जैसे तूफान, बादल, बाजार आदि। इनसे प्रसारित के माध्यमों से शोक उद्देश्य प्रसारित होता है। इनकी सहायता से रेडियो नाटकों का वातावरण बनाया जाता है। यानी कि बेटा जैसे तूफान की स्थिति हम
बता रहे हैं। तो बेटा तूफान से संबंधित ध्वनि आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। साएं साएं की आवाज़ उसके अंदर आती है। बादल दिखाए जाते हैं तो उनकी गर्जना सुनाई जाती है। बाजार दृश्य दिखाएंगे तो बेटा चहल पहल शोर शराबे से परिपूर्ण वातावरण होता है। ठीक है, लोगों की आवाज़ें आती हैं, नाचने गाने की, किलकियों की, वो हमारा बाजार का दृश्य होता है। अब कहता है संगीत, यह रेडियो नाटक को सजीवता प्रदान करने का कार्य करता है, इससे सृष्टि प्रभावित होती है। संगीत प्रभावित होने की खूबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है, नए या अप्रत्याशित विषयों पर लिखने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। यानी कि बेटा जो नए और अप्रत्याशित विषय होते हैं लेखन में समस्याएं पूछ रहा है ये। तो फर्स्ट कहता है सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप में देने का अभ्यास नहीं करता। यानी कि बेटा जैसे कक्षा के अंदर हम क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसीलिए आप अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनका अभ्यास जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है लेखक में मौलिक प्रयास और अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। फिर कहता है लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री तथा तथ्यों का अभाव होता है। यानी कि बेटा लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, तथ्य नहीं मिलते उसको लिखने के लिए, तो लेखक की विवेक शक्ति मंदिर जाती है, वह बेटा क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। फिर कहता है लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। बौद्धिक विकास यानी कि बेटा उसका जो IQ लेवल होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो उसके अंदर विचारों की कमी हो जाती है, तो भी नहीं लिख पाता वो। फिर कहता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो जाती है और आपके पास नए नए शब्दों का सृजन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते। नेक्स्ट कहता है नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। तो बेटा उसको आसान हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है किसी भी विषय पर लिखने से पहले अपने दिमाग में उस विषय से संबंधित विचारों को कुछ देर से रोककर एक रूपरेखा प्रदान करें, उनके शानदार ढंग से अपने विचारों की शुरुआत करें। यानी कि बेटा जैसे कोई भी अप्रत्याशित लेख लिखने के लिए आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले विषय को चुनो, उसमें से कौन से पे आपने राइट करना है, फिर दिमाग में उसकी रूपरेखा बनाओ, दिमाग के अंदर कुछ देर के लिए सोचो ताकि उस विषय से संबंधित विचार आ सकें, फिर उनको एक रूपरेखा के तौर पर लिखित रूप दीजिए। यानी कि कर्मिक विकास का भी ध्यान रखना उसके अंदर। फिर कहता है विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ते हुए यह भी मस्तिष्क में पहले से ही होना चाहिए। यानी कि बेटा जब हम विषय सोच लेते हैं तो उसको पॉइंटों के अंदर पहले थोड़ा लघु रूप में लिख लेते हैं, फिर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर कहता है जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी भी होनी आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेख का प्रमुख सिद्धांत होता है। तो बेटा ये हमारे ऐसे तत्व थे जिनको हम सोच समझकर अप्रत्याशित लेख को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर पॉइंट के भी सुसंबद्धता के साथ साथ विषय से जुड़ी बातों की निरंतरता भी जरूरी है। किसी भी विषय पर लिखते हुए दो चीज़ें आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल का भी होना जरूरी है। यानी कि बेटा एक वाक्य दूसरे वाक्य से मेल खाता हुआ होना चाहिए, उसको क्रमबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। फिर कहता है नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरक में शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बेटा खुद जैसे हम अपने खुद के विचारों को एक्सप्लेन करते हैं वो होती है मैं शैली। फिर कहता है हालांकि निबंधों और अन्य प्रलेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है। यह झिझक नए विषय पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग से लेखक के विचार और उसके व्यक्तित्व को झलक प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका दे रखा है रटंत से क्या अभिप्राय है। रटंत हमारा क्या होता है कि भी जो हम सामग्री देख रहे हैं बेटा उसको ज्यों का त्यों याद करना और दूसरे के सामने उसको ऐसे ही प्रस्तुत करना, वो होता है आपका रटंत। फिर कहता है रटंत को बुरी लत क्यों कहा जाता है या कटेव को बुरी लत क्यों कहा जाता है। तो बेटा रटंत बुरी लत क्यों है, क्योंकि उससे आपका जो मौलिक
विकास है, मौलिक जो आपकी क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, वो विकसित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपको लिखा लिखाया मिल जाता है और आप उसको रट लेते हैं, ना आप उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, ना सोचते हैं, तो आपका बौद्धिक विकास भी इससे प्रभावित होता है और धीरे धीरे हम उसके आदी होते चले जाते हैं। कोई चीज़ अगर आपने पढ़ रखी है तो आप उसका आंसर दे देते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो वह दूसरों से संबंधित पर संगत हो जाता है, उसे अपनी बुद्धि तथा दृश्य शक्ति पर विश्वास नहीं हो पाता। यानी कि बेटा वो पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरा जब उसको बना करके देता है तभी वो रट्टा लगा सकता है। नेक्स्ट कहता है अभिव्यक्ति के अधिकार में व्यक्ति के नए विषय किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि बेटा किसी भी हमने विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं तो उसके अंदर हमारा जो मौलिक अधिकार है, विचारों की स्वतंत्रता, तो बेटा हम उसको प्रयोग कर रहे होते हैं। निबंध विचार की अभिव्यक्ति का एक स्वर माध्यम है, इसमें निबंधकार आपके विचारों को सहज रूप से अभिव्यक्त करता है। विचार अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया निबंध के पुराने विषयों के साथ पूर्णतः घटित नहीं होती, क्योंकि पुराने विषयों पर भले ही उपलब्ध शुद्ध सामग्री अधिक मात्रा में रहती है। यानी कि बेटा जैसे हमारे पुराने विषय हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रही हैं, तो बेटा हम एज इट इज़ उसके लिए हमें सामग्री भी ज़्यादा मिल जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो नए विषय होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारा मौलिक और बौद्धिक विकास दोनों होते हैं, और जब हम उनके ऊपर चिंतन मनन करते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है और हम नए नए विचार उसके ऊपर लिखते हैं। फिर कहता है नए विषयों पर विचार अभिव्यक्त करने से लेखक का मानसिक और आत्मिक विकास होता है, इससे लेखक की विवेक शक्ति का विकास होता है, इससे लेखक का बौद्धिक विकास तथा अन्य विषयों की जानकारी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार में निबंधों के विषय में बहुत सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका पूछ रखा है नए या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या प्रमाण पत्र है। तो बेटा क्या मतलब नए और अप्रत्याशित जो विषय होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सुंदर ढंग से उनको अभिव्यक्त करना होता है, कर्मिक ढंग से उनको अभिव्यक्त करना होता है, वही आपके नए विषय होते हैं। फिर कहता है नए और अप्रत्याशित विषयों को लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बेटा पहले तो हमें उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने मस्तिष्क में उसके लिए रूपरेखा बनानी चाहिए। नेक्स्ट उसके तथ्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए और उसको कर्मिक ढंग से हमें प्रस्तुत करना चाहिए, मैं शैली में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर ध्यान रखने योग्य बातें आ जाएंगी। अब ये कहता है बेटा नए या प्रत्याशित विषयों पर लिखने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। एक तो बेटा फर्स्ट कि अभी जो लेखक होता है उसका मौलिक विकास ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता, तो इसलिए वो नहीं लिख पाता। सेकंड हम लिखने का अभ्यास नहीं करते। नेक्स्ट हमारी सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है बेटा उसको हम प्रयोग नहीं करते और आपके पास उस विषय से संबंधित जो जानकारी है वो उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका दे रखा है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत के 5 काम के नाम लिखें। यानी कि बेटा जो विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी संस्थाएं काम कर रही है उन संस्थाओं के नाम पूछ रहा है। तो फर्स्ट जैसे हमारा आता है बेटा सहानिकीय भौतिक संस्थान कोलकाता, भौतिक अनुसंधानशाला, गणित एवं विज्ञान संस्था, अंतरिक्ष भौतिक विज्ञान, मेहता अनुसंधान संस्थान। फिर है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण है इसके अंदर हमारी 3 पत्रिकाएं, हमारा पर्यावरण हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ, ठीक है। ये व्यावसायिक है बेटा, जीवन बीमा, सहायक पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम, बैंकिंग पाठ्यक्रम, टंकण। फिर कहता है होटल स्थायी पाठ्यक्रम, खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, पुस्तक छपाई, बैंक बेंडिंग, पर्यटन प्रबंधन, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे व्यवसाय से जुड़े हुए पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपका दे रखा है नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध रखती हो तब भी उसे वर्तमान में ही घटित होना पड़ता है, इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो बेटा क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो नाटक होता है बेटा वो दृश्य काव्य होता है जिसको दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा वर्तमान समय में
किया जाता हो। फिर कहता है प्रत्येक नाटक की एक निश्चित समय सीमा समाप्त होना भी आवश्यक है। साहित्य के अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध को पढ़ने के लिए हम अपनी सुविधाओं के अनुसार समय निकाल सकते हैं। यानी कि बेटा जब हम खाली होते हैं तो तब हम इनको उस टाइम को हम प्रयोग करके उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नाटक होता है बेटा उसके लिए क्या होता है, दर्शक के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है जिस समय सीमा के अंदर उसको बनना पड़ता है और एक स्थान पर बैठना पड़ता है। फिर कहता है नाट्यकार अपने नाटक का कथ्य भूतकाल से ले या भविष्य काल से उसे उस नाटक को वर्तमान काल में ही काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर घटित होते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी पौराणिक या ऐतिहासिक तंत्र भी नाटक के रूप में हमारे सम्मुख हमारी आंखों के सामने वर्तमान में ही कुछ घटित होता है। इसलिए नाटक के मंच निर्देशन वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको वहीं पर घटित होना पड़ता है। नेक्स्ट कहता है नाटक किसे कहते हैं। तो बेटा नाटक हमारा क्या होता है कि भाई नाटक एक ऐसी विधा है जिसके ऊपर अभिनय किया जाता है, उसे नाटक कहते हैं। एक काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। नाटक थिएटर की एक प्रमुख विधा है, इसलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। फिर ये कहता है नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए। तो बेटा नाटक के यानी कि जो पात्रों की विशेषताएं हैं वो पूछ रखी हैं। पात्र चरित्रवान होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए, चरित्र जीवंत और जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पात्र सामाजिक ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, अब कहता है ये भाषा शैली। भाषा शैली क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भाई जितना हम अपना लेखन कार्य बेटा सहज भाषा के अंदर करेंगे उतना ही वो प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है नाटक की भाषा शैली सरल और सहज लौंच होगी। इसकी भाषा शैली स्वभाव और प्रसंगानुकूल होगी, यानी कि बेटा जैसा प्रसंग होगा उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी भाषा शैली पात्रानुकूल का शुभारंभ किया जाना चाहिए, विषयानुकूल होनी चाहिए, बातचीत के अनुकूल होनी चाहिए, सरस घोषित की जाएगी। नेक्स्ट कहता है इसके अंदर कि भी नाटक और साहित्य के अन्य विधाओं में क्या अंतर होता है। तो बेटा इसका जो मुख्य अंतर है वो हमारा क्या होता है देखिए अब। तो बेटा ये कहता है कि भाई नाटक की एक विधा किसी अन्य विधाओं के तहत कोई रंगमंच नहीं होता। यानी कि बेटा जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उनको तो हम पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो नाटक होता है वो आपकी आंखों के समक्ष घटित होता है। अब इसके अंदर एक आ जाएगा कि भाई जो नाटक का प्रदर्शन होता है, नाटक को प्रदर्शित किया जाता है जबकि अन्य विधाओं को पढ़ा जा सकता है। फिर ये कहता है नाटक समय का पाबंद होता है जबकि अन्य विधाएं हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अभिनय का गुण होना चाहिए नाटक के अंदर, जबकि दूसरी विधाओं के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट कहता है नाटक के विभिन्न तत्व, ये हमारे हो चुके हैं बेटा। ठीक है, यानी कि ध्वनि, समय और कथोपकथन था इसके अंदर, ये वही हैं तीनों के तीनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर। नेक्स्ट फिर आपका वही क्वेश्चन पूछ रखा है ये। अब ये कहता है अंक को कितने भागों में बांटा गया है। जो नाटक है बेटा, अंक नाटक के अंक होते हैं, दृश्यों का विभाजन उसके अंदर किया जाता है तो उसके भी 3 ही होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। फिर कहता है नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा, नाटक में स्वीकार किए जाने वाले तत्वों के जाने से नाटक शक्तिमान हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचार भी घटित होकर टकराने का स्वभाव होता है। थिएटर में कभी कभी यथार्थता को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति शेरी, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक की एकमात्र गठन है। ठीक है, यही कारण है कि हमारे नाटक के साथ ही राम की तितर और प्रहलाद की तितर, हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब जब किसी विचार व्यवस्था या तीव्र समस्या को किसी नाटक में स्वीकार कर लिया जाता है वह नाटक अधिक शक्ति और लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा फिर इसके अंदर दे रखा है रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रेडियो नाटक के लिए तो बेटा उसके अंदर क्या है, एक विषय को लंबे समय तक नहीं लिया जा सकता।
यानी कि कोई एक घटना पर आधारित नहीं होता, उसके अंदर कई घटनाएं होती हैं। अवधि सीमित होती है हमारी, पात्रों की संख्या सीमित होती है। वर्णों की संख्या यानी कि बेटा जो पात्र चरित्र चित्रण है वो कह रहा है ये इसके माध्यम से। नेक्स्ट कहता है रेडियो नाटक के तत्व। ये मैंने आपको बताए थे रेडियो नाटक के लिए भाषा, कथोपकथन, ध्वनि प्रभाव, संगीत और एक समय भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रेडियो नाटक के तत्व, ये वही हैं चारों। नेक्स्ट कहता है सिनेमा, थिएटर और रेडियो नाटक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दे रखा है बेटा ध्वनि प्रभाव और संवाद का क्या महत्व होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्वनि प्रभाव यानी कि रेडियो नाटक ध्वनि के माध्यम से ही विकसित होता है, संवादों के माध्यम से होता है, तो उनका महत्व क्या होता है। वे कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सूचनाएं उनके माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, पात्रों के चारित्रिक विशेषताएं बताई जाती हैं, संवाद बताए जाते हैं, ठीक है। यही आएंगे इसके अंदर। रेडियो नाटक की शुरुआत ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भी पहले मनोरंजन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, तो रेडियो पर पहले जानकारियाँ दी जाती थी, फिर लोगों के मनोरंजन का केंद्र उसको धीरे धीरे बना दिया था, ठीक है। अब ये कहता है नाटक किसे कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाटक क्या होता है कि भी जो अभिनय के साथ दिखाया जाता है, ठीक है, इसे दृश्य काव्य माना जाता है और इसे देखा, पढ़ा और सुना जा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमारे बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर अंतर्गत आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा धन्यवाद।